मैं एक जांबाज रांगामाटी से अपना मिशन मुकम्मल करके बांग्लादेश पहुंच चुका हूं। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियां मिलती रहें, और इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और सबसे अहम, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। अगले रोज मुजम्मिल से मिलने और अपने मिशन के मुताल्लिक गुफ्तगू का आगाज करने के खद्दोखाल बनाने में मसरूफ मैं न जाने कब सो गया। रात का पौन हिस्सा तो गुजर चुका था जब रानी से मुलाकात हुई। मैं दिन चढ़े तक सोया रहा और आंख तब खुली जब मेरा दरवाजा पीटा जा रहा था। बहरे ने बताया कि रफीक साहब मिलने आए हैं। रात भर जागने से मेरी तबीयत खासी मुजमहिल हो रही थी। मैंने रफीक को कमरे में बुला लिया। वो मेरी तीमारदारी के बहाने आया था, लेकिन रुखसत तब हुआ जब मेरे $100 उसकी जेब में चले गए। दिन का खासा वक्त मैंने कैसर और बाकी साथियों के साथ होटल के डाइनिंग हॉल में गुजारा। हम तो होटल में ठहरे हुए थे और आज हमें कोई काम न था। मैंने देखा कि डाइनिंग हॉल में लोगों की आमद और रफ्त जारी थी, लेकिन 2 शख्स एक ही टेबल पर हमारी आमद से पहले के बैठे हुए थे। हम तकरीबन 4 घंटे तक वहां बैठे रहे और इस दौरान वहां 2 मरतबा चाय और दोपहर का खाना खाया, लेकिन उन दोनों ने सिर्फ 1 मरतबा चाय मंगवाई। बैठने के दौरान वो बिल्कुल खामोश रहे और आपस में भी उन्होंने कोई बात न की। ऐसा महसूस होता था जैसे वो हमारी नक्लो हरकत की निगरानी कर रहे हों। जासूसी में वो बिल्कुल अनाड़ी लगते थे, लिहाजा जल्द ही वो मेरी निगाहों में आ गए। जब हम डाइनिंग हॉल से उठे तो दोपहर के 3 बज रहे थे। मैं अपने कमरे के दरवाजे तक जाकर फिर डाइनिंग हॉल में वापस आ गया। वो जा चुके थे। मेरा शक यकीन में बदल गया कि हमारी निगरानी हो रही है। इतने अनाड़ी जासूस किसी महकमे के नहीं हो सकते थे। मुझे यकीन हो गया कि ये रफीक के भेजे हुए कुत्ते थे जो हमारी बू सूंघने आए थे। शाम 6 बजे मैं नहा धोकर और तरोताजा होकर कर्नल मुजम्मिल को फोन करने जाने वाला ही था कि बैरे ने बताया कि मेरा फोन आया है। दर्शन होटल के कमरों में टेलीफोन की सहूलत मुहैया नहीं थी और ये हमारे लिए बेहतर ही था, क्योंकि रफीक दूसरे कमरों में फोन करके अगर रानी की आवाज पहचान लेता तो पहचान कर फौरन यहाँ हमारे आने के मकसद की तह तक पहुंच जाता। ये कर्नल मुजम्मिल का फोन था। दोस्ती के जोम में उसने मुझ पर खुद को इतना बाख्तियार समझ लिया था कि उसने कहा कि मैंने तुम्हें लाने के लिए जीप भेज दी है। रात के खाने पर चंद दोस्त भी हमारे साथ होंगे, लिहाजा जल्द वापसी की तवक्को मत रखना। कल वैसे भी इतवार है और किसी को भी सुबह उठने की मजबूरी नहीं। मेरा जवाब सुने बगैर ही उसने फोन बंद कर दिया। कोई और होता तो मैं इस बदतमीजी और गुफ्तगू के अंदाज पर चिराग पा हो जाता, लेकिन मुजम्मिल पुराना और बेतकल्लुफ दोस्त था और चिटागोंग में भी हम एक दूसरे से मिलने या खाने में शिरकत की दावत इसी तहकमाना अंदाज में दिया करते थे। 15 मिनट में कर्नल की जीप आ गई। अपने बंगले के ड्राइंग रूम में वो मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे देखते ही बगैर रस्मी कलमात के वो छूटते ही बोला कि रात तुम्हारे जाने के बाद ताहिरा ने मुझसे लड़ना शुरू कर दिया कि तुमने भाईजान को ये क्यों नहीं बताया कि मैं सितार बजाती हूँ और उर्दू गाने भी अच्छी खासी गा लेती हूँ। लिहाजा इससे पहले कि हमारे दोस्त आ जाएं, तुम ताहिरा का सितार और गाना सुन लो, क्योंकि खाने के बाद सिर्फ मर्दों की महफिल जमेगी। मुजम्मिल ने ताहिरा के सामने ही ये बात की थी। पहले तो वो कुछ झिझकी और शर्माई, लेकिन मेरे इसरार पर उसने पाकिस्तान के 2-3 जंगी नगमे सुनाए जो सन 65 की पाक भारत जंग के दौरान हर खास व आम पाकिस्तानी की जबान पर थे। 1-1.5 घंटे की इस महफिल के बाद मुजम्मिल के दोस्तों की आमद शुरू हुई। मदुईन में 1 ब्रिगेडियर, 2 लेफ्टिनेंट कर्नल, 2 मेजर और 1 कैप्टन था। मुजम्मिल ने सबसे मेरा तारुफ अपने देरीना दोस्त और पाकिस्तानी की हैसियत से करवाया। रात के खाने पर भी हमारा ज्यादातर मौजू पाकिस्तान और बांग्लादेश के खुशगवार ताल्लुकात की उस्तवारी और इन 2 मुमलिकतों के फिर से एक हो जाने की तवक्कुआत की उम्मीद में रही। मुझे सब मेहमानों की गुफ्तगू से ये महसूस हो रहा था कि उनके ख्याल में मुत्तहिदा पाकिस्तान से अलहदगी की वजह उनके गद्दार लीडरों के जज्बाती और नाआकिबत अंदेशाना नारे थे। मैंने उन्हें कहा कि गद्दार सिर्फ मशरकी पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि उनसे 2 चंद पाकिस्तान में थे। इधर हम उधर तुम का नारा भुट्टो ने लगाया था। सलामती काउंसिल में पोलैंड की जंगबंदी की करारदाद को भुट्टो ने फाड़ा था, जिसमें भारत और पाकिस्तान की अफवाज की अपने अपने मुल्कों में वापसी, जिससे सिर्फ भारतीय फौज की मशरकी पाकिस्तान से भारत वापसी होती, क्योंकि इस सारी जंग के दौरान पाकिस्तानी फौज तो अपने मुल्क में ही थी और हमला आवर सिर्फ भारतीय फौज थी। और पाकिस्तान की तारीख के वाहिद मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन जिसमें अवामी लीग को वाज़े अक्सरियत मिली थी,
बजाय हुकूमत सौंपने के उसके लीडर को गिरफ्तार करके मगरबी पाकिस्तान ले जाने वाले भी मगरबी पाकिस्तानी थे। इसलिए इस अलहदगी की जिम्मेदारी सिर्फ मशरकी पाकिस्तानियों पर नहीं बल्कि उनसे ज़्यादा मगरबी पाकिस्तानियों के गद्दार लीडरों पर थी। इस खाने में शरीक हम सभी की सोच यकसां थी कि एक मुकम्मल और मजबूत घर के मकीन अगर अपने इख्तलाफात के बायस घर के दरमियान में एक दीवार खड़ी कर दें तो घर के सभी मकीनों को न सिर्फ तकलीफ होगी बल्कि यूं महसूस होगा जैसे सबका दम घुट रहा है। खाने के बाद ड्राइंग रूम में कॉफ़ी की चुस्कियां लेते हुए मुजम्मिल ने मेरा मुकम्मल और भरपूर तारीफ करवाते हुए जब उन्हें बताया कि मैंने 3 साल से ज़्यादा अरसा भारत में गुजार कर जो मिशन अंजाम दिए और भारत को नाको चने चबवाए उसकी मुफस्सल रिपोर्ट उसने हेडक्वार्टर्स में खुद पढ़ी है, तो सब ने मेरी बुलंद हिम्मती, बहादुरी और वतन के लिए जानिसारी के जज्बे को बेहद सराहा। मुजम्मिल ने अपने उन सीनियर और जूनियर अफसरान को मदऊ किया था जिनके मुतालिक उसने गुज़श्ता रात बताया था कि वो अपने हम ख्याल फौजी अफसरान से भी मिलवाएगा। ब्रिगेडियर ने मेरे खलना आने की वजह पूछी तो मैंने मुख्तसरन इतना बताया कि एक मामूली से ज़ाती काम के अलावा हमारा मकसद सुंदरबन में शिकार खेलना है। हमने आज सुबह शिकार के लिए रवाना होना था लेकिन मुजम्मिल की वजह से इस प्रोग्राम को 2-3 रोज़ के लिए मुलतवी कर दिया है। मुजम्मिल ने शिकार के इंतजामात के लिए अपनी मदद की पेशकश की तो मैंने कहा कि तमाम इंतजाम यहाँ की मारूफ शख्सियत रफ़ीकुल इस्लाम ने कर दिया है। तो एकदम लेफ्टिनेंट कर्नल बोला कि शायद तुम उस रफ़ीक की बात कर रहे हो जिसने भारतीय अफवाज को हार पहनाकर खलना में उनका इस्तकबाल किया था। वो रफ़ीक नहीं, शैतान है, उससे बच कर रहना। मुजम्मिल रफ़ीक का नाम सुनकर सोच में पड़ गया और फिर जैसे दिल में कोई हतमी फैसला करते हुए बोला कि रफ़ीक को अपने साथ शिकार पर जरूर ले जाना। शिकार के दौरान पांव फिसलने या भिड़ काटने से निशाना चूक सकता है और बजाय मतलूबा शिकार के रफ़ीक भी इस गोली का निशाना बन सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो न सिर्फ खलना के रहने वालों पर बल्कि सारे बांग्लादेशियों पर तुम्हारा एहसान होगा। कर्नल मुजम्मिल ने बिटवीन द लाइन्स दिल की बात कहती थी। ब्रिगेडियर ने उसकी तायद करते हुए कहा कि शिकार के दौरान ऐसे वाक़यात अक्सर पेश आ जाते हैं। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारे या तुम्हारे साथियों के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं होने दूंगा। तुम सिर्फ गोली के चूक जाने से उसकी मौत वाक़े होने की रिपोर्ट एक एसपी को और उसकी एक कॉपी मुझे दे देना, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। हालात को अपने मुआफिक देखते हुए मैंने सोचा कि इन हम ख्याल अफसरों से सोनिया के मुताल्लिक बात छेड़ूं कि ब्रिगेडियर ने मुजम्मिल को कहा कि चेक ऑल द डोर्स एंड विंडोज। मुजम्मिल ने 5 मिनट के बाद वापस आकर कहा कि सब ठीक है और मिलिट्री पुलिस के 6 जवान पहरे पर हैं। मैं हैरान था कि इतनी बेतकल्लुफी और यगानगत के बाद यकायक ये तब्दीली क्यों। कर्नल मुजम्मिल भी अपनी जगह पर बैठ गया। तमाम अफसरान भी पुरसुकून खामोशी से बैठे थे। ब्रिगेडियर ने इस दौरान सिगार सुलगा लिया। परेशान तो सिर्फ मैं था कि यकायक ये क्या हो रहा है। मेरी परेशानी मेरे चेहरे से आया थी जिसे शायद सब ने महसूस भी किया। अपने सीनियर अफसर के सामने उनमें से कोई बोला तो नहीं लेकिन उन सब के चेहरों पर दबी मुस्कुराहट थी जिनसे मेरी उलझन में और इजाफा हो गया था। इस सुकूत को बिलाखिर ब्रिगेडियर ने तोड़ा। सिगार की राख को एस्ट्रे में झाड़ते हुए वो बोला कि ये महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि हमारे हम ख्याल एक मेजर जनरल ने 3-4 माह की तगोदो के बाद हमें खलना में यकजा कर दिया है, वरना हम पहले मुख्तलिफ रेजिमेंट्स और ब्रिगेड्स में बिखरे हुए थे। तुम्हें यकीनन इल्म होगा कि भारतीय बॉर्डर यहाँ से करीब ही है। जैसूर छावनी में भारतीय दबाव की वजह से वहाँ ऐसे सीनियर अफसर तैनात किए गए हैं जिनका झुकाव भारत की तरफ है और यूं महसूस होता है जैसे जैसूर बांग्लादेशी नहीं बल्कि भारतीय छावनी है। सरहद पार से भारतीय फौजी अफसरान महीने में 10-12 रोज जैसूर में गुजारते हैं और उन्हीं के मशवरों और हिदायत के मुताबिक सरहद पार से जासूस हमारी महदूद फौज में भारत मुखालिफ जवानों और अफसरान को तलाश करते और उनकी निशानदही करते हैं। इन जवानों और अफसरान को या तो सुबकदोश करके उनकी मुसलसल सर्वेलेंस की जाती है और या उन्हें किसी रात गायब कर दिया जाता है। मामूली सी और रस्मी इंक्वायरी के बाद उन्हें डिजर्टर करार दे दिया जाता है और उनकी तलाश के अहकाम दिए जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ फाइल वर्क तक ही महदूद होता है। अमली तौर पर अब तक ना तो कभी उनकी तलाश की गई और ना ही कोई ऐसा डिजर्टर आज तक पकड़ा गया। खलना में हमने मुख्तलिफ ज़राए से मालूमात इकट्ठी करके एक मुफस्सल रिपोर्ट तैयार की है, जिसकी रोशनी में एक प्लान भी तरतीब दिया है। जैसूर छावनी में एक हेलीपैड है जहां से भारतीय सीनियर अफसरान हेलीकॉप्टरों में कलकत्ता से इस छावनी में आते जाते हैं और उनका फ्लाइंग रूट सुंदरबन के उस इलाके से है जहां पर शिकार पार्टियां जाती हैं। एयर पॉकेट्स से बचने के लिए ये हेलीकॉप्टर उस इलाके पर 800 से 1000 फुट की बुलंदी पर उड़ते हैं।
ہمارے پلان کے مطابق اگر کسی ایسے بھارتی ہیلی کاپٹر کو اس علاقے میں مار گرایا جائے تو بھارتی تحقیقات سے صاف معلوم ہوگا کہ یہ حادثہ کسی فنی خرابی سے نہیں ہوا بلکہ دانستہ اسے ہٹ کیا گیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ 8 بھارتی افسران ہلاک ہوں گے، بھارتی فوج کا جیسور چھاونی کے افسران پر اعتماد ختم ہو جائے گا اور وہاں کے GOC کا ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ ہم نے پورا انتظام کر رکھا ہے کہ ایسی صورت میں اس جنرل کو جیسور بھیج دیا جائے جو ہمارے ہم خیال ہو۔ اس طرح جیسور کی چھاونی بھی ہمارے گروپ کے جنرل کی کمان میں آ جائے گی۔ اس کام کے لیے ہم بزوکا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں کھلنا چھاونی میں ہمارے پاس سن 71 میں بھارتی فوج سے چھینے ہوئے 2 بزوکا اور 10 راکٹ ہیں جن کا چھاونی کے اسلحہ خانے میں کوئی ریکارڈ نہیں۔ ہمارا پلان تقریباً 5 ماہ قبل سے تیار پڑا ہے، لیکن ہم اس پر آج تک عمل اس لیے نہیں کر سکے کیونکہ ہمیں اپنے ماتحت جوانوں، JCOs اور افسران پر اعتماد نہیں۔ تم یہ سمجھ لو کہ ابھی تک کھلنا چھاونی کے پورے بریگیڈ کی نفری میں ہمارے ہم خیال صرف یہی افسران ہیں جو اس کمرے میں بیٹھے ہیں۔ اس کے علاوہ 14 سپاہی اور NCO ہیں جن میں سے 6 ملٹری پولیس والے باہر پہرے پر ہیں۔ ان سب کی وفاداری کسی بھی قسم کے شک سے بالاتر ہے۔ اسی بریگیڈ میں ہماری سوچ سے اختلاف رکھنے والے ہمارے خلاف جاسوسی اور ہماری نقل و حرکت کی نگرانی بھی کرتے ہیں، اسی لیے ہمارا پلان ابھی تک سرد خانے میں ہی ہے۔ کل تم سے ملنے کے بعد آج صبح کرنل مزمل نے مجھ سے تمہارے متعلق بات کی۔ بھارت میں تمہاری تمام کارگزاری کو یہ پہلے ہی کئی مرتبہ تفصیلاً بیان کر چکا ہے۔ تمہاری یہاں موجودگی کا سن کر ہم نے آج بعد دوپہر میٹنگ کی اور آج رات ہی تم سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ بزوکا کی رینج 1000 فٹ سے زیادہ ہے اور اس رینج میں یہ ٹینک کی 6 انچ موٹی چادر کو پھاڑ دیتا ہے۔ ہیلی کاپٹر تو اگر 1500 فٹ بھی بلند ہو تو یہ اس کے پرخچے اڑا دے گا۔ اسے چلانے کے لیے 2 افراد کی ضرورت ہوتی ہے اور اس سے نشانہ لینا بہت آسان ہوتا ہے۔ ہمارے ہم خیال افسر اور جوان بھی یہ کام سر انجام دینے کو تیار ہیں، لیکن ان کی چھاونی سے باہر اور ڈیوٹی کے علاوہ نقل و حرکت کی سختی سے نگرانی کے باعث ہم اپنے اس مشن کی تکمیل سے پہلے یا بعد میں ایکسپوز ہونے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ کیا تم اپنے شکار کے پروگرام کے دوران اس مشن کو سر انجام دینے کی ذمہ داری اٹھا سکتے ہو؟ مجھے یقین ہے کہ بزوکا کے 2 فائر کرنے کی ٹریننگ سے تم اس کا آزادانہ اور کامیاب استعمال کر سکو گے۔ استعمال کرنے کے بعد تم اسے ہینڈ گرینیڈ سے وہیں تلف بھی کر سکتے ہو۔ ہم تمہیں ہیلی کاپٹر کے روٹ اور سندر بن میں اس جگہ کی نشاندہی کے لیے مکمل نقشہ اور اس کی بھارت کی پرواز کے دن اور وقت سے بھی آگاہ کریں گے۔ بریگیڈیئر اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہو گیا اور سب نے میرے جواب کے انتظار میں میری طرف دیکھنا شروع کیا۔ میں نے چند لمحے سوچا اور یہ چند لمحے اس سوچ میں نہیں گزرے کہ مجھے یہ مشن ہاتھ میں لینا چاہیے یا نہیں، بلکہ میری سوچ کا زاویہ یہ تھا کہ سینئر بھارتی فوجیوں کی ہلاکت اور یہ جان کر کہ ان کے ہیلی کاپٹر کو ہٹ کیا گیا ہے، ان کی بنگلہ دیش کے متعلق اپنی حمایت کی خوش فہمی کو کتنا صدمہ پہنچے گا۔ میں نے یہ کہتے ہوئے اس مشن کو انجام دینے کی ذمہ داری قبول کی کہ یہ مشن جتنا آپ کے لیے اہم ہے اس سے زیادہ میرے لیے ہے۔ سقوط ڈھاکہ اور مقبوضہ کشمیر میں نہتے کشمیریوں پر بھارت کے ہر روز ڈھائے جانے والے مظالم اور ان سے میرے دل پر لگے زخموں میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ میں دلی میں DMI کے مجھ پر کیے گئے تشدد کو زندگی میں آخری سانس تک نہیں بھلا سکتا۔ اس مشن کی کامیابی میرے رشتے زخموں پر مرہم کا کام دے گی۔ میرے ہاں کہتے ہی سب فردن فردن مجھ سے گلے ملے اور ہم نے اللہ پاک کے حضور نہایت عاجزی سے مشن کی کامیابی اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے پھر سے ایک وحدت بننے کے لیے دعا مانگی۔ اس کے بعد جو باتیں ہوئیں اور جن انتہائی اہم اور خفیہ رپورٹس کی فائلیں مجھے دی گئیں انہیں میں قومی راز اور مفاد کے لیے بتا نہیں سکتا۔ مختصراً عرض کرتا ہوں کہ بزوکا کے 2 فائر کرنے کی مجھے اور قیصر کو خفیہ ٹریننگ دی گئی۔ سندر بن میں شکار کے دوران ہم نے بھارتی ہیلی کاپٹر مار گرایا جس میں ایک بھارتی میجر جنرل اور کئی سینئر افسران ہلاک ہوئے۔ بھارتی اور بنگلہ دیشی اخباروں میں یہ خبر جلی حروف سے شائع ہوئی اور حسب توقع بھارتی تحقیقات کے بعد اس حادثے کو سازش قرار دیا گیا، جس کے نتیجے میں جیسور چھاونی کا GOC اور کئی سینئر افسران کا تبادلہ کر دیا گیا۔ اور جب میں پاکستان واپس لوٹا تو میرے پاس انتہائی خفیہ اور اہم فائلوں کا پلندہ تھا جسے میں نے پاکستانی متعلقہ حکام کے حوالے کیا۔ اپنے سارے راز، پلان اور اس کی ذمہ داری مجھے سونپ کر مجھ پر جو اعتماد کیا گیا تھا اسے ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے وہیں فیصلہ کیا کہ سونیا کو وین روک کر اٹھانے اور کھلنا سے کھلے سمندر تک پہنچنے میں اپنی دشواری اور چکما رانی کی یہاں موجودگی کا انہیں بتا دوں۔
ब्रिगेडियर ने मेरी बात गौर से सुनी और कहा कि वो हमारी ख्वाहिश और दिए गए वक्त के मुताबिक हमारी शिकार पार्टी की रवानगी के बाद रानी, उसके लड़के और दूसरी खवातीन को बैंकॉक जाने वाले जहाज तक हिफाजत से पहुंचाने और फिर हमारी शिकार पार्टी को भी उस जहाज तक छोड़ने के लिए फौजी स्पीड बोट पर मुसल्लह फौजियों को हमारी हिफाजत के लिए भेजेगा। इलावा अज़ीं अपने एतमाद के फौजी जवानों की सिविलियन लिबास में हमारे होटल पर 24 घंटे निगरानी के इंतजाम कर देगा ताकि कोई मुखालिफ हमारी साथी खवातीन या दूसरे साथियों तक न पहुंच पाए। उसने मुजम्मिल को कहा कि होटल के अंदर या बाहर अगर कोई भी मशकूक शख्स नजर आए तो उसे हिरासत में लेकर छावनी में FIU वालों के हवाले कर दे ताकि वो उससे अच्छी तरह से पूछगिछ कर सकें। रात गए हमारी ये महफिल खत्म हुई और मैं नए वलवले और नए जज्बे के साथ अपने दुश्मन को एक और झटका देने के ख्यालों में घिरा मुजम्मिल की जीप पर अपने होटल लौटा। अगले दिन मैंने रफीक को फोन पर कहा कि 1 हफ्ते बाद ठीक आज के रोज हम इंशाअल्लाह शिकार पर जरूर रवाना होंगे। रफीक ने इतने लंबे इल्तवा की वजह जानने के लिए पूछा और कहा कि मैं गुज़श्ता शाम आपके होटल आया था तो मालूम हुआ कि आप बाहर गए हुए हैं। मैं 2 घंटे तक आपका डाइनिंग हॉल में इंतजार करता रहा। मैंने उसे बताया कि मैं भारत फोन करने टेलीफोन एक्सचेंज गया था। अव्वल तो लाइन ही बहुत देर के बाद मिली और दौरान गुफ्तगू भी लाइन में गड़बड़ हो रही थी, इसलिए दोबारा कॉल बुक करके बात की, जिसके बायस रात गए होटल वापस आया। आइंदा 4 रोज मैं और कैसर ब्रिगेडियर के मोतमिद जवानों और एक अफसर के साथ बजूका से निशाना लेने और फायर करने की प्रैक्टिस करते रहे। बजूका से एक घुटने के बल बैठकर और उसे कंधे पर रखकर सामने के टारगेट का निशाना लेना और दूसरे साथी का उसमें प्रोपेलर रॉकेट लोड करना और फायर के लिए सब तैयार की थपकी का सिग्नल देना बहुत आसान था, लेकिन आसमान की तरफ फायर करने की पोजीशन लेना और सही निशाना लगाना खासा दुश्वार था। मैंने आसमान की तरफ बजूका से 3 फायर किए और मुझे ट्रेनिंग देने वालों के मुताबिक उनकी राय थी कि इस सूरत में नीम तराज होकर टारगेट को निशाना बनाने की मुझ में 80% सलाहियत है और मैं समझता था कि सलाहियत वगैरह कुछ नहीं बल्कि अल्लाह पाक की रहमत पर यकीन कामिल है जो मुझे इस मिशन में कामयाब करेगी। ब्रिगेडियर और हम ख्याल फौजियों से मीटिंग के अगले रोज से ही सिविलियन लिबास वाले 2 फौजी हमारी जासूसी करने वालों की तलाश में होटल के अंदर और बाहर मंडलाने लगे। 6 घंटे की ड्यूटी देने के बाद 2 और फौजी आ जाते और ये निगरानी 24 घंटे जारी रहती। इस दौरान गालिबन रफीक के भेजे हुए 2 अनाड़ी जासूस भी एक बार आए। मैंने तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया, लेकिन शाम को मुजम्मिल से फोन पर बात हुई तो उन्होंने बताया कि 2 पालतू कबूतर मिल गए हैं और उन्हें हम खूब अच्छा दाना खिला रहे हैं और तुम्हारी बैंकॉक रवानगी तक हम उन्हें अपने पास ही रखेंगे। मुजम्मिल ने मुलाकात के दौरान बताया कि सिर्फ 6-7 थप्पड़ों से ही उन्होंने बता दिया कि रफीक ने उन्हें मेरी नक्लो हरकत की इत्तला देने के लिए मुकर्रर किया था। हमारे शिकार के लिए रवानगी में अभी 3 दिन बाकी थे कि रात को रानी ने मुझे बताया कि उनके कमरों के करीब ही एक कमरे में 2 औरतें आकर ठहरी हैं और आज दिन में 3-4 मरतबा उन्होंने हमारा दरवाज़ा खटखटाया और मुझसे मिलना चाहा, लेकिन दरवाज़ा खोले बगैर ही हर बार हमने उन्हें बाहर ही अपनी मसरूफियत का बहाना करके रुखसत कर दिया। रानी पढ़ी लिखी और समझदार औरत थी। उसने होटल के मैनेजर को बुलवा कर अपने लड़के के जरिए कुछ कहलवाया कि कुछ औरतों ने बगैर किसी वजह और बिला जान पहचान के उनका दरवाज़ा कई बार खटखटाया और वो उन्हें बिला वजह परेशान कर रही हैं। मैंने रानी को कहा कि वो हरगिज उन्हें न मिले और अगर वो कल दोबारा आए तो मुझे बैरे के जरिए फौरन इत्तला भिजवाए, मैं उनसे खुद निमट लूंगा। अगले रोज इन औरतों ने फिर रानी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो रानी ने मुझे इत्तला दी। मैंने रजी को बैरे के हमराह उनके पास भेजा और रजी ने उनको धमकाया कि अगर वो अब उनके कमरों की तरफ गईं तो उनका बुरा हश्र कर दिया जाएगा। कैनवस के थैलों में बंद बजूका और रॉकेट हमारी रवानगी से 2 रोज पहले हमें पहुंचा दिए गए। रवानगी वाले रोज रफीक बमा गाइड और मजदूरों के सुबह ही आन पहुंचा। इसे हुस्न इत्तेफाक कहिए या मशीयत इज़्दी के रफीक ने शिकार के लिए वही इलाका चुना था जहां नक्शे के मुताबिक हमें जाना था। शिकार पर रवानगी से पहले मैंने अपने आइंदा के प्रोग्राम में चंद तब्दीलियां की। रानी, उसके बेटे और खवातीन को अपने शिकार से वापसी से पहले जहाज तक भेजने की बजाय उन्हें खलना में ही रखने का फैसला किया, क्योंकि अपनी खलना में गैर मौजूदगी के दौरान अब उनकी शनाख्त की जिम्मेदारी ब्रिगेडियर और कर्नल मुजम्मिल ने उठा ली थी। सिविलियन लिबास पहने फौजी सिपाही 24 घंटे उनकी हिफाजत के लिए मौजूद थे।
میں نے کرنل مزمل کو بھی رانی اور اس کے بیٹے سے ملوایا اور رانی کو کہا کہ میری غیر موجودگی میں اسے اگر کوئی بھی ضرورت پیش آئے تو کرنل مزمل سے دفتر یا گھر کے ٹیلی فون پر رابطہ کرے۔ میں نے رانی کو $10,000 بھی دیے کہ اگر ہماری واپسی میں دیر ہو جائے یا کوئی ضرورت پیش ہو تو ان ڈالروں کو استعمال میں لائے۔ رانی کے دیے ہوئے اور مگھ اور مورنگ قبیلے کے جواہرات بھی رانی کو دیے، لیکن اس نے ان کی ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا۔ میں نے کرنل مزمل کے ذریعے کھلنا کے نیشنل بینک میں ایک لاکر لے کر تمام جواہرات اس میں رکھے۔ قیصر اور نمبر 2 نے مجھے مشورہ دیا کہ حمید کو یہاں سے رخصت کر دیا جائے، لیکن میں نے ان کی تجویز یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ حمید سے یہ بات بھی ناممکن نہیں کہ وہ رانگا ماٹی جا کر سردار کو ہمارے کھلنا میں قیام کا بتا دے۔ بے شک یہاں کے فوجی افسران میری ہر ممکن مدد کرتے ہیں، لیکن بنگلہ دیش میں ہم سب پاسپورٹ اور ویزا کے بغیر تھے اور حمید کو کرنافلی پیپر ملز میں فوجی چوکی پر ہمارے حملے کا بھی علم تھا۔ ہم پر جاسوسی کا شبہ بھی کیا جا سکتا تھا اور اگر ہم کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاتے تو فوجی افسران کا تعاون اور ہمدردی بھی ایک حد سے آگے نہ جا سکتی تھی۔ لہٰذا ساری صورتحال قیصر اور نمبر 2 پر واضح کر کے میں نے صاف الفاظ میں انہیں کہا کہ ہمارے ہمراہیوں میں سے کوئی بھی اگر واپس جانا چاہے تو میں اسے جانے کی اجازت دینے کے بجائے اسے ہلاک کرنا زیادہ بہتر سمجھوں گا۔ کرنل مزمل کی اس آفر کو بھی میں نے رد کر دیا کہ ہماری غیر موجودگی میں کھلنا میں رہنے والوں کو کینٹونمنٹ کے گیسٹ ہاؤس میں منتقل کر دیا جائے، کیونکہ کینٹونمنٹ میں اس طرح عارضی رہائش رکھنے والوں کا اس متحدہ پاکستان کے حامی گروپ کے مخالفین کی نظر میں آ جانا عین ممکن تھا۔ اپنے پروگرام میں ان تبدیلیوں کے علاوہ میں نے اپنی شکار سے واپسی کی واضح اور ختمی تاریخ کے نہ ہونے کے سبب چٹاگانگ میں اصفہانی کے جہاز کو ہرن گھاٹا بلوانے کو بھی اپنی واپسی تک مؤخر کر دیا۔ ان تمام انتظامات کے بعد رفیق سے نئی مقررہ تاریخ کو ہم صبح 8 بجے اپنی تمام سامان، بزوکا اور راکٹوں کے تھیلے اور اپنے اسلحے کے ساتھ روانگی کے لیے بالکل تیار تھے۔ رفیق بھی 2 گائیڈ اور 6 مزدوروں اور خورد و نوش کے سامان کو کرائے پر لی ہوئی لانچ پر چھوڑ کر ہمیں لینے آ گیا۔ تقریباً 9:30 بجے ہماری لانچ نے اپنا سفر شروع کیا۔ میں نے کرنل مزمل کے دیے ہوئے مفصل نقشوں اور ہیلی کاپٹروں کے فضائی راستے کی تفصیل کو اپنے لباس کے اندر محفوظ کر لیا تھا۔ ہماری روانگی کی صبح سے قبل رات کو مزمل نے مجھے بتایا کہ بھارتی ہیلی کاپٹر کا آئندہ 8 روز میں 2 بار جیسور چھاونی جانا متوقع ہے اور اس روٹ پر کوئی بنگلہ دیشی ہیلی کاپٹر پرواز نہیں کرتا۔ علاوہ ازیں ہیلی کاپٹر پر بنے بھارتی فوجی نشان اس کی کم بلندی پر پرواز کی وجہ سے صاف دکھائی دیتے ہیں، لہٰذا جو ہی کوئی ہیلی کاپٹر دیکھو بلا دریغ اسے اڑا دینا۔ ہمیں 2 ہینڈ گرینیڈز بھی دیے گئے تاکہ کامیاب کارروائی کے بعد بزوکا کو ختم کیا جا سکے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے، اسے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، ساتھ ہمارے فیس بک پیج کو فالو کیجئے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور فیس بک پر بھی اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے، سبسکرپشن کے بٹن پر کلک کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہماری تمام اپڈیٹس فوراً ملتی رہیں، اور ساتھ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ ہم مزید ویڈیوز لے کر جلدی حاضر ہوں گے۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔